तो अभी हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वाई द मेम्ब्रेन गेट फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइडिटी कम या ज़्यादा कैसे हो जाती है मेम्ब्रेन की। तो जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असरअंदाज होती है। उसमें टेम्परेचर और लिपिड की कंपोजिशन बड़ा रोल प्ले करती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में। एट लो टेम्परेचर जो मेम्ब्रेन है वो लेस फ्लूइड होगी, जो ही टेम्परेचर ज़्यादा हो करेंगे तो जो फैटी एसिड हैं उनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आर्डर से डिसऑर्डर स्टेट में आ जाएंगी। तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जब जो फैटी एसिड है वो आर्डर से डिसऑर्डर स्टेट में आते हैं उनकी टेल जो हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर स्टेट में चला जाता है, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं मेम्ब्रेन का, ठीक है। उस टेम्परेचर के ऊपर जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन बाय लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं ज़्यादा, ठीक है, अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। इसकी वजह क्या है कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और जो ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो क्यों होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड की वजह से हाइड्रोफोबिक टेल ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाती है। तो फ्लूइडिटी की कब बढ़ती है, यानी कि फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स कब जाते हैं? जब शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो सिस कन्फिग्रेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, क्योंकि ये जो जहाँ पे किंक प्रोड्यूस होगा यानी कि झुकाव प्रोड्यूस होगा तो फैटी एसिड शार्ट हो जाएगा और उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी। मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ग्रेटर इज इट्स फ्लूइडिटी। जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने टाइम जो है फैटी एसिड छोटा हो जाएगा और उतने टाइम उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो ट्रांस फैटी एसिड हैं वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जो है वो कम कर देते हैं, यानी कि सॉलिड कर देते हैं मेम्ब्रेन को। ये कुछ फ्लूइडिटी या मेम्ब्रेन है कि कुछ जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, कुछ लेटरल मूवमेंट करते हैं फैटी एसिड। लेटरल मूवमेंट क्या होती है कि इसके साथ ये रिप्लेस हो गया, इसके साथ ये रिप्लेस हो गया, ये लेटरल मूवमेंट है। फ्लिप फ्लॉप क्या है कि इनर लीफलेट का आउटर लीफलेट या आउटर लीफलेट से का इनर लीफलेट से फैटी एसिड्स का एक्सचेंज होता है, लिपिड्स का एक्सचेंज होता है। यानी कि फास्फोलिपिड अगर इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट से एक्सचेंज हो रहे हैं और ये महीने में एक दफ़ा होता है, ये होता रहता है, 1 मिनट में कई बार होता है। यानी कि जो लेटरल मूवमेंट है ये वाला फास्फोलिपिड इससे चेंज हो जाएगा और ये वाला इससे, तो ये होता रहता है। लेकिन ये फास्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप काफ़ी देर बाद यानी कि महीने के अंदर एक दफ़ा इसके अंदर होता है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये झुकाव फैटी एसिड में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये ज़्यादा फ्लूइड होगी मेम्ब्रेन। और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो वो स्टेट चेन ज़्यादा होंगे इसके अंदर, और स्टेट चेन ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, ये जो फैटी एसिड है ये लेस विस्कस होगी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। तो आगे हम कोलेस्ट्रॉल का क्या करते हैं, बड़ा आम रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, लेस फ्लूइड ऑन आउटर सरफेस, मोर फ्लूइड ऑन इनर सरफेस, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन है वो इनर के अंदर ज़्यादा होती है। इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन फ्लूइडिटी इज डिफरेंट विद डिफरेंट टेम्परेचर। एट टेम्परेचर बिलो TM यानी कि मेल्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा अगर कम टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये डिक्रीज कर देगा फ्लूइडिटी। इसकी वजह क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर किंक प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड को, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस किंक को सीधा कर देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को सीधा कर देता है। और लो टेम्परेचर में फैटी एसिड सीधे होते हैं तो उसको टेढ़ा कर देता है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर
मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है और हाई टेम्परेचर पे ये कम करता है, यानी कि अपोजिट रोल प्ले करता है लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। फंक्शन क्या है इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि चैनल पंप्स जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस होती है, एनगल्फिंग ऑफ पार्टिकल। इसके अलावा सेल टू सेल कम्युनिकेशन किस तरह होती है, सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मैसेजेस आगे कैसे जाते हैं, ये हम डिस्कस करें। तो ये जो फर्स्ट बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये लिपिड बाइलेयर की बाउंड्री है, इसमें मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन के जरिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो रहे होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, सिग्नल आ रहे होते हैं, हार्मोन सिग्नल, इंटरनल रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ये सारा कुछ इधर हो रहा होता है। इसके अलावा सेल टू सेल रिकॉग्निशन हो रही होती है, एंकरिंग ऑफ साइटोस्केलेटन जो है ना वो ये प्रोटीन कर रही होती है, यानी कि मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। अब इसके फंक्शन की तरफ, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, ये मॉडल्स ये हम क्यों बनाते हैं, ये फास्फोलिपिड को जब हम सोनिकेट करते हैं तो लिपोसोम्स बनते हैं मोस्टली, या लिपिड बाइलेयर बनती है। लिपोसोम्स क्या होते हैं, ये लिपोसोम है, लिपोसोम में क्या होते हैं कि जो फास्फोलिपिड्स के हेड होते हैं ये एक्वस सरफेस को अंदर की तरफ से भी फेस कर रहे होते हैं और बाहर की तरफ से भी फेस कर रहे होते हैं। जब हमने किसी ड्रग्स को टारगेट तक ले जाना होता है तो ड्रग को इस लिपोसोम के अंदर पैक कर देते हैं और फिर उसको ऐसी उसके अंदर लिपिड कंपोजिशन रहते हैं जहाँ जो टारगेट एरिया की मेम्ब्रेन की होती है, फिर ये मेम्ब्रेन उधर जाके लग जाती है और जाके ड्रग्स की उधर अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है वही होती है जो जिस सेल के अंदर जाके इसने टारगेट करना होता है, ठीक है। कैंसर के हैं तो कैंसर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिहाज से हम ये फास्फोलिपिड इधर लगाते हैं ताकि ये उधर ही जाके लगे और दवाई का असर उधर ही हो जाके, ठीक है। तो लिपोसोम क्या होता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन सिस्टम इज यूज्ड टू स्टडी द मेम्ब्रेन फंक्शन। लिपोसोम कैन बी मेड टू entrap द सर्टेन कंपाउंड इन देम लाइक ड्रग्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जीन थेरेपी में भी लिपोसोम का रोल बड़ा अहम है। जब आपका डीएनए पैक हो जाता है इस इंटरनल जो स्पेस के अंदर, तो ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उससे ये डीएनए बांट जाता है और जो हमारी जो यहाँ पे जीन थेरेपी करनी होती है वहां पे जाके हमारा डीएनए लग जाता है। तो ये जीन थेरेपी के अंदर भी इसका रोल होता है, यानी कि ये पैक हो जाते हैं इसके अंदर और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है माइसीली, इसमें हाइड्रोफोबिक टेल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन के जरिए फैटी एसिड की जो टेल हैं ये जुड़ी होती हैं और हेड्स बाहर की तरफ होते हैं, इसको माइसीली कहते हैं, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये भी बनती है जब लिपिड्स को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट का हम स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है, बाहर और अंदर की तरफ। सर्टेन सब्सटेंस मस्ट मूव इनटू द सेल टू सपोर्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक ग्लूकोज अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा वहां पे एनर्जी नहीं मिलेगी। अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल फॉर द export or the cellular waste product must move out of the cell। फॉर एग्जांपल जब बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के अंदर एनगल्फ हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं फिर वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर जाते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, और इसमें कोई किसी किस्म का यानी कि इसमें पैसिव डिफ्यूजन है यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इसमें यही मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर, लेकिन इसमें क्या है कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें को ट्रांसपोर्ट है यानी कि दो मॉलिक्यूल एक ही साइड पे जा सकते हैं और यूनिपोर्ट एक मॉलिक्यूल एक साइड पे जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांस जिसमें
मॉलिक्यूल मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, और इसमें एटीपी की जरूरत होती है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है उसका कुछ पार्ट दूसरा चैनल यूज करे किसी और मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरी ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल में एक्सोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस है। तो ये हम करेंगे अभी। तो ये जो पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं और बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ताकि इक्विलिब्रियम सेट हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल एक जैसे कंसंट्रेशन में आ जाए। does not require energy, does not require the assistance of any carrier protein, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन से जा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज वगैरह, स्मॉल अनचार्जड मॉलिक्यूल हैं लाइक एथेनॉल, यूरिया, मॉडरेटली परमिएबल टू वाटर, यानी कि थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल भी इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन ये देखें, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएंगे। कैरियर मीडिएटेड, जिसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं जो मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, और इसमें कैरियर प्रोटीन का सिस्टम आ जाता है। ऑपरेट बाई डायरेक्शन, यानी कि दोनों तरफ से अंदर भी जा सकते हैं मॉलिक्यूल, बाहर की तरफ भी जा सकते हैं। मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन वर्क एज पिंग पोंग मैकेनिज्म। पिंग पोंग मैकेनिज्म क्या होता है? जब सबस्ट्रेट आके लगता है प्रोटीन के ऊपर तो वो खुल जाती है, तो इसको पिंग स्टेट कहते हैं। फिर वो दूसरी तरफ जाके खुल जाता है, इसको हम पोंग स्टेट कहते हैं। लाइक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 से 14, एंड इसके अलावा अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी ये इसी तरह वर्क करते हैं। ये आप देखें, ये इधर आके लिगेंड के ऊपर आके लगा तो ये ओपन हो गए, तो इसको पिंग स्टेट कहते हैं। एक्टिव साइट आर एक्सपोज टू एक्सटीरियर, ये पिंग स्टेट है। फिर जब ये लग जाते हैं तो इनर साइड जो है वो खुल जाती है ये, तो इसको हम पोंग स्टेट कहते हैं। तो ये पिंग पोंग स्टेट में के तौर पर काम करते हैं ये कैरियर प्रोटीन। तो यूनिपोर्ट यानी कि मॉलिक्यूल एक साइड पे जा रहे होते हैं। को ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो मॉलिक्यूल एक ही साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है, या वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, इसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। लाइक जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के चैनल के जरिए रेड ब्लड सेल के अंदर, ये यूनिपोर्ट है। ये रेड ब्लड सेल में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जी, ग्लूट 1, ये ग्लूकोज को दूसरी तरफ लेके जाता है। ये कैल्शियम पंप है, वो भी कैल्शियम को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। को ट्रांसपोर्ट में सेम पोर्ट है, जब मॉलिक्यूल दोनों ग्लूकोज लाइक सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, यानी कि सोडियम जा रहा होता है अंदर, तो ये ग्लूकोज को भी अपने साथ ले जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द ग्रेडियंट जा रहा होता है, ये ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा होता है। तो ये जो सेम पोर्ट है, ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी एग्जांपल है। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है उससे कुछ एनर्जी लेता है, और ये ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सेम पोर्ट जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही साइड पे जा रहे हों। और एंटीपोर्ट सिस्टम होता है जब दोनों मॉलिक्यूल एक से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों। लाइक जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होता है कि सोडियम जो क्लोराइड आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, यानी कि एक बाहर जा रहा होता है, एक अंदर जा रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटीपोड, यानी कि एक दूसरे के एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी रिक्वायर एनर्जी डायरेक्टली, सोडियम पोटाशियम पंप है,
और कैल्शियम पंप है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो प्राइमरी पंप होते हैं उससे जो एनर्जी लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का मैंने सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर का बताया है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। और कोई भी चीज अगर लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो उसको चाहिए होती है, एक तो कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, दूसरी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड ससेप्टेबल टू इनहिबिशन बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है, यानी कि सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट होती है, और कैल्शियम एटीपीएस पंप है, ये इसकी मूवमेंट है, ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। तो सोडियम पंप को हम डिटेल में स्टडी करते हैं आगे, ठीक है। ये देखें, ये सोडियम जो है और सोडियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पोटाशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे होते हैं। 3 सोडियम वर्सेस 2 पोटाशियम, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करते हैं, तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट की भी एग्जांपल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सोडियम पंप क्या है, कंट्रोल सेल वॉल्यूम, रेंडर नर्व एंड मसल सेल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबिलिटी, या नर्व जो इम्पल्स है उसको भी कंट्रोल करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ माइनो एसिड एंड शुगर, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये रोल प्ले करते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस इज इनहिबिटेड बाय डिजिटैलिस, ये एक ड्रग्स है विच इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल बाय अल्टरिंग द एक्साइटेबिलिटी। ये जो है ना सोडियम पोटाशियम को पंप को जब बंद कर, नर्व इम्पल्स है वो रुक जाएगी। इसके अलावा क्यूबेन इज अनदर इनहिबिटर जो कि यूज होती है सोडियम पोटाशियम पंप को कंट्रोल करने की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी सोडियम पोटाशियम पंप है उससे जो थोड़ी सी एनर्जी है वो ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्टर यूज करते हैं ग्लूकोज की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर। अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज माइनो एसिड ये हम कर चुके हैं, यानी कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। इन कॉलरा सीवियर डिहाइड्रेशन अकर, क्योंकि पानी ज़्यादा लॉस हो जाता है वोमिटिंग की वजह से या मोशंस की वजह से। तो फिर हम क्या करते हैं कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं सोडियम क्लोराइड की और ग्लूकोज की, ये अब्जॉर्ब होते हैं तो वाटर अब्जॉर्ब होता है और रिहाइड्रेशन हो जाती है। ग्लूकोज लॉन एंड सोडियम और नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये इकट्ठे ही देते हैं ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड। अगर आप लहदा देंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। ये जो सोडियम है गेज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्स्ट्रा सेलुलर वाले हैं, यानी कि सोडियम पहले ही बार ज्यादा है तो और ज्यादा आ रहा है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है। पोटाशियम एंड साइटोसोल में पहले ही ज्यादा होता है तो ये अंदर जा रहा होता है, 2 पोटाशियम अंदर जा रहे होते हैं, 3 सोडियम बाहर आ रहे होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप से, और उसमें एटीपी यूटिलाइज होता है। इस एटीपी का जो कुछ पोर्शन है वो ये ग्लूकोज की जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट के लिए यूज होता है। सोडियम टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, यानी कि लोअर से हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो इसमें ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, तो इसमें एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी आती है, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एंटीपोर्ट है, ये इसको थोड़ी एनर्जी दे रहा है, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, हार्मोन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एलडीएल, वायरसेस, बैक्टीरिया आर अकर थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड exocytosis. Transport by formation of membrane bound vesicle require energy, ATP and calcium ion, ठीक है। तो इसमें एटीपी और कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, लेकिन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में एनर्जी की जरूरत नहीं होती।
एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो आफ्टर डाइजेशन बैक्टीरिया मर गए हैं तो उन्हें बाहर निकलना है, तो फिर ये जो वेजिकल है मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ते हैं और इधर से खुल जाते हैं, और ये जो है वो मटेरियल वो सेल के बाहर चला जाता है। द सेल रिलीज मैक्रोमोलिक्यूल टू द एक्सटीरियर बाय एक्सोसाइटोसिस, द कंपोनेंट आर कैरीड इन वेजिकल, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द वेजिकल फ्यूजेस विद द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है इनर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन की वेजिकल के आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ती है, और ये फिर एक्सटीरियर चली जाती है कंटेंट बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। मॉलिक्यूल रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस, वो तीन तरह की फेट्स होती हैं उनकी, यानी कि तीन तरह के काम आगे परफॉर्म कर सकते हैं। या तो वो दे कैन, एक तो वो बाहर जाकर रिलीज हो जाते हैं, दूसरा दे कैन अटैच टू द सेल सरफेस एंड बिकम पेरिफेरल प्रोटीन, एंटीजन बन जाते हैं, दे बिकम part of extracellular matrix like collagen and glycosaminoglycan. They can be enter extracellular fluid and signal other molecule like insulin जो है वो अगर प्रोड्यूस हो रही है किसी सेल से तो वो आगे दूसरे सेल को जाके रिस्पॉन्स देगी, पैराथायराइड हार्मोन एंड कैटिकोलामीन। तो ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए वेजिकल जो बन रहे होते हैं गाल्जी अपरेटस के अंदर, और ये फिर जहाँ पे इन्होंने फंक्शन करना है वहाँ पे जाके एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स के अंदर पैक हो जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं रिलीज ऑफ ट्रिप्साइनोजन बाय पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स। ये फिर ये जो पैंक्रियाटिक सेल जब पैंक्रियाटिक जूस के जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये ट्रिप्साइनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इंटेरोपेप्टाइडेज की मौजूदगी में। ठीक है, फिर रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल है। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन जो कि सेकंड मैसेंजर है बाय प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व। ठीक है, यानी कि जो एक नर्व को दूसरे के साथ लिंक करती है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर किसी कंटेंट को लेके आना, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस वेजिकल आर फॉर्म्ड व्हेन ए सेगमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, यानी कि अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है और जो कंटेंट होती है वो पैक हो जाती है वेजिकल के अंदर। ठीक है, इनवेजिनेट अंदर की तरफ किसी चीज का आ जाना। इनवेजिनेट एनक्लोजिंग ए मिन्यूट वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इट्स कंटेंट। ठीक है, then the fusion of plasma membrane and next sealing of the vesicle occur। ये फिर फ्यूजन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और यहाँ फिर सील हो जाती है और ये सेल के अंदर पैक होके वेजिकल की फॉर्म में अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये लाइसोसोम के साथ लगती है या एंडोसोम के साथ लगती है, और फिर एंडोसोम लाइसोसोम के साथ बनते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, तो वहाँ पे डाइजेशन होती है और फिर ये सेल की जो कंटेंट है वो डिस्चार्ज होती है। फैगोसाइटोसिस को हम सेल इंटेक कहते हैं, यानी कि सेल का खाना। अकर ओनली इन मैक्रोफेजेस एंड ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि मैक्रोफेजेस के अंदर होती है जो कि इम्यूनिटी के सेल होते हैं, एंड ग्रेन्युलोसाइट इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज वायरसेस बैक्टीरिया सेल्स एंड डेब्रिस। द पार्टिकल आर सराउंडेड बाय स्यूडोपोडिया टू फॉर्म फैगोसाइटोम। ये स्यूडोपोडिया है, ये सराउंड कर लेते हैं कंटेंट को जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जिसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो प्रोटीन हो सकती है, और ये फिर वेजिकल की फॉर्म में अंदर आ जाती है। पिनोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? इसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, यानी कि सेल इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल टू अपटेक फ्लूइड एंड फ्लूइड कंटेंट। ये दो तरह की होती है। फ्लूइड साइटोसिस नॉन सिलेक्टिव होती है, जितना फ्लूइड होता है उसके ऊपर इन्वेजिलेशन होती है और ये अंदर चली जाती है। लेकिन जो दूसरी होती है रिसेप्टर मीडिएटर, वो तो एक उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती, दूसरा वो उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए को ही इनगल्फ करते हैं, दूसरे को नहीं करते।
तो वो उसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड कहते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड अब्जॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस। जो दूसरी है वो लाइसोसोम के साथ लगती है, जो फ्लूइड फेज है वो लाइसोसोम के साथ लगती है और उसकी कंटेंट डाइजेस्ट हो जाती है और वो फिर अपना सीट आउट होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वो एक स्पेसिफिक सबस्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इनगल्फ करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी इनगल्फमेंट होती है विदाउट एनर्जी। अब टेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, जिसको रिसेप्टर साइट कहते हैं, जो एक डेफिनेट प्रोटीन होती है कोटेड प्रोटीन कहते हैं उसको, जो प्लाज्मा सॉल्युबल अनबाउंड माइक्रोमोलिक्यूल जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को वो बाउंड करती है। Radical form are coated on cytoplasmic site with filament material called clathrin coated protein और coated bits भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपाटाइटिस, ये इसके जो रिसेप्टर साइड्स हैं यानी कि प्रोटीन्स हैं जो इनगल्फ करती हैं वायरस को, वो सिर्फ लिवर के अंदर होती हैं। पोलियोमाइलाइटिस यानी कि जो पोलियो करता है वायरस, इसका सिर्फ मोटर न्यूरॉन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ये सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉडी की कम हो जाती है। एड्स जो है इम्यूनिटी के जो टी सेल्स होते हैं उनको जाके इफेक्ट करता है, यानी कि उसके रिसेप्टर सिर्फ टी है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड जो एंडोसाइटोसिस है उसकी एग्जांपल होती है। ठीक है, ये आप देखें क्लैथरिन कोटेड प्रोटीन है, एक ये आप स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं उसके, और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई, दूसरे वो इनगल्फ नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर। हाँ, दूसरे वैसे एक आध उसके साथ आ सकता है और वहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है, यहाँ आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इट्स रिसेप्टर आर इंटरनलाइज्ड बाय मींस ऑफ कोटेड पेड्स कंटेनिंग द एलडीएल रिसेप्टर। अगर ये एलडीएल रिसेप्टर जिसमें कोटेड प्रोटीन है, अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो एलडीएल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये म्यूटेशन नहीं आने चाहिए एलडीएल रिसेप्टर, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो फिर ये इसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, लाइसोसोम के साथ या एंडोसोम के साथ, मोस्टली एंडोसोम के साथ होती है, एंडोसोम फिर स्कैंडी लाइसोसोम के साथ मिलके स्कैंडी लाइसोसोम बनाता है। ये पूरा सिलेक्टिव पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया गया है कि एलडीएल रिसेप्टर जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वो बाइंड करता है एलडीएल रिसेप्टर के अंदर, फिर ये अंदर चली जाती है। cytoplasmic side of vesicle coated with clathrin as a clathrin coated phase, clathrin coated plates vesicle fuses with endosomes, और ये एंडोसोम के लाइसोसोम के साथ लग जाता है, स्कैंडी लाइसोसोम बनता है और स्कैंडी लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन होती है और फिर ये कंटेंट रिलीज हो जाती है, तो दोबारा अपना जो है ना किसी चीज को बनाती है। Membrane channel and pumps. Membrane is intrinsically impermeable to ions and polar ions. इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक पंप और चैनल है, कुछ को तो हमने डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सोडियम पोटाशियम चैनल जिसको कर चुके हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल्स हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सोडियम पोटाशियम चैनल है और ये मेम्ब्रेन की जो है पोलैरिटी को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल पोर लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन हैं। ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटाशियम, transport sodium, potassium, calcium and chloride across the cell membrane. Ion channel have gate controlled by opening and closing. ये इसमें gates होते हैं जो opening और closing को control कर रहे होते हैं। Ion channel are very selective in most cases, permitting the passage of only one type of ion. ये एक तरह के ion जा सकते हैं इसके अंदर। टाइप्स ऑफ गेटेड चैनल, ये लाइगेंड गेटेड चैनल, यानी कि कोई लिगेंड आके लगता है चैनल के ऊपर तो तभी वो परमीबिलिटी मेम्ब्रेन की, यानी कि चैनल ओपन होता है और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है।
स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाइंड टू ए रिसेप्टर एंड ओपन द चैनल लाइक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जब आगे दूसरे रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ लगता है तो वो ओपन होता है और फिर मेम्ब्रेन की जो है वो पोलैरिटी चेंज होती है, यानी कि नर्व इम्पल्स आगे जाती है। वोल्टेज गेटेड चैनल, ये जब सोडियम पोटाशियम चैनल की वजह से चेंज आता है वोल्टेज में, तो कुछ चैनल ओपन हो जाते हैं और कुछ चेंज होते हैं, कुछ क्लोज हो जाते हैं, कुछ ओपन हो जाते हैं। जब मेम्ब्रेन की अंदर उसकी इम्पल्स चलती है तो उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो कुछ चैनल ओपन हो जाते हैं और कुछ चैनल क्लोज हो जाते हैं, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल कहे जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल किसकी है, ये आपके पास है लाइगेंड गेटेड चैनल, यानी कि कोई लिगेंड आके लगता है रिसेप्टर के साथ, यानी एसिटाइलकोलिन इधर आके लगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के, तो ये ओपन हो जाएंगे। कुछ होते हैं वोल्टेज गेटेड, ये एसिटाइलकोलिन का है, ये लाइगेंड गेटेड है, यानी कि ये इधर मॉलिक्यूल लगा तो ये ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड में क्या हो गया कि नर्व इम्पल्स आगे जा रही है, तो नर्व इम्पल्स की आगे जाने की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे एक्टिव पोटेंशियल है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से कुछ चैनल ओपन हो जाएंगे, कुछ चेंज क्लोज हो जाएंगे, उसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। आइनोफोर्स क्या होते हैं, सर्टेन माइक्रोब सिंथेसाइज स्मॉल साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड आइनोफोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से चैनल्स ओपन या क्लोज होते हैं और वो स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन को। टू मेजर ग्रुप्स मोबाइल कैरियर लाइक वलिनोमाइसिन readily diffused in a membrane and can carry a potassium ion across a membrane. Channel former gramicidin है create a channel that transfer the membrane and through which the ion can diffuse. ये हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है, the diffusion of water through a semi permeable membrane is known as osmosis, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये सारी मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर एक ऐड कर लीजिएगा, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, फ्लूइड बैलेंस करने के लिए और ब्लड का वॉल्यूम बैलेंस करने के लिए हम ऑस्मोसिस करवाते हैं। रेड ब्लड सेल फ्रेजिलिटी उसकी चेक करने के लिए। डायबिटीज मेलाइटिस में ऑस्मोटिक डायूरोसिस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन को डिल्यूट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से वाटर बाहर आता है और वो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो उसको हम ऑस्मोटिक डायूरोसिस कहते हैं। यानी कि जो किडनी के अंदर जो ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है उसको डिल्यूट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिलीज हो रहा है यूरिनेशन के थ्रू, ग्लूकोज को डिल्यूट करने के लिए, या कीटोन बॉडीज को, मोस्टली कीटोन बॉडीज होती हैं ज़्यादातर, उसको डिल्यूट करने के लिए वाटर रिलीज होता है। तो ये ऑस्मोसिस की एग्जांपल है। एडिमा, हाइपोअल्ब्यूमिनिया, यानी कि जब अल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो वाटर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा जहाँ पे अल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी है, इसको एडिमा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से मूव करते हैं जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ताकि एक इक्विलिब्रियम आ जाए, एक बैलेंस आ जाए। ठीक है, अब जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है 0.9%। ठीक है, तो इसमें अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड के अंदर रेड ब्लड सेल रखेंगे तो इसकी बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है, अंदर की कंसंट्रेशन सेम है। इस सोल्यूशन को हम एसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे होंगे उतने ही बाहर आ रहे होंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम है और अंदर 0.9% है, तो ये वाटर अंदर जाएगा जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल स्वेल करेंगे और यहाँ पे
बस्ट कर जाएंगे, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक, अगर जो बार के अंदर जो बार का एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर बार की तरफ आएगा ताकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम कर सके, तो ये जो है ना वो श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो ये किसकी एग्जांपल है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उन चैनल को हम एक्वापोरन कहते हैं। 10 एक्वापोरन है 1 से लेके 10 तक, और ये डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये जो एक्वापोरन है इनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है नेफ्रोटिक डायबिटीज इन स्पाइडर्स के अंदर, तो ये फिर वाटर ज़्यादा रिलीज करते हैं किडनी से और यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये डायबिटीज स्पाइडर्स में होता है। थैंक यू। अब आपकी डिस्कशन का टाइम है, आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। फिर मैं आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ। ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीक मंडे को आपकी सिमपोर्ट के बारे में बता देना जरा। सिमपोर्ट होती है कि मसलन दो मॉलिक्यूल एक ही साइड पे जा रहे हूँ तो उसको हम सिमपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ग्लूकोज इंटेस्टाइन में आता है तो वो सेल के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, तो सोडियम उसके साथ अंदर की तरफ जाता है, तो वो सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसको हम सिम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल अगर एक ही साइड पे जा रहे हों इकट्ठे, ठीक है, लाइक अमाइनो एसिड और सोडियम अंदर जा रहे हों, या ग्लूकोज और सोडियम इकट्ठे अंदर जा रहे हों, तो उसको हम सिम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल एक ही साइड पे ट्रेवल कर रहे हों। और एंटीपोड होता है कि वो सर आपने ये भी बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप फिजान, हाँ फिजान। सर सुलेमान क्वेश्चन कर रहा है। हाँ सुलेमान, आप बता रहे हैं सर, मैंने इसलिए तो म्यूट किया था। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ सर, आप बता। हाँ, एंटीपोड में क्या होता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइक सोडियम और पोटाशियम जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, तो ये एंटीपोड है, ठीक है। एंटीपोड एक दूसरे का मुखालिफ, और यूनिपोड एक मॉलिक्यूल या अंदर की तरफ जाएगा एक डायरेक्शन में या बाहर की तरफ जाएगा। सर ये जो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हमने सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, इनमें जो हम जब हाइपरटोनिक कहते हैं या हाइपोटोनिक कहते हैं या आइसो कहते हैं, उसमें हम सॉल्यूट के आउटर एनवायरनमेंट के लिहाज से कहते हैं ना कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल जो के है वो लिहाज से, आउटर एनवायरनमेंट है। नहीं इसमें सेल की लिहाज से, कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर ये आप डायग्राम में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम है। अगर तो सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि सेल के अंदर जो रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% होती है फ्लूइड की। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है एसिटोनिक है। तो अगर सेल का जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है और जो आउटर एनवायरनमेंट है वो लेस कंसंट्रेटेड है, इसको हाइपोटोनिक कहेंगे, ठीक है। और सेल के लिहाज से, हाँ सेल के लिहाज से, तो सेल के अंदर वाटर दाखिल होगा, रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर वो स्वेल करेगा और बस्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर ज्यादा है तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेल में कम है और बाहर के अंदर ज्यादा है तो इसको हाइपोटोनिक। ये हाइपर इसलिए टोनिक सॉल्यूशन है, इसमें सेल की निस्बत बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसलिए इसको हाइपर सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेल के आउटर जो एनवायरनमेंट है वो हाइपर है, हाँ वो हाइपर उसके अंदर सॉल्यूट है, उसके और यानी कि ज्यादा, सही हाइपो में कम होगा, कम होगा, इसलिए सेल। यस सर, थैंक यू सर। कर जाएगा, ठीक है, सही।
हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये इसी तरह की आपका लेक्चर इसी क्वेश्चन डिस्कशन के साथ अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। माशाल्लाह आज तो 38 स्टूडेंट है, 2 रिपीटर भी हैं इसमें, यानी कि जो समर लगा रहे हैं। तो कोई समर वाले स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन एक आध आना चाहिए, समर वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे एक आध क्वेश्चन आना चाहिए। जुबैर साहब हैं इधर? तो आज के जो क्लास है उसमें अहमद रजा हैं, अली असगर हैं, अलिशबा हैं, बुशरा अनवर हैं, फरूक सुल्तान है, हाजरा हैं, ये इब्तिसाम है, इकरा है, जवाद है, मुदस्सर है, जवान है, जुबैर है, मोहसन अली है, मुताहिरा है, मोहम्मद शहरियार है, मोहम्मद आफाक, मोहम्मद ओन, मोहम्मद निशान, मोहम्मद हरून, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद कमर उस्मान, मोहम्मद तला, नज़ारत अरूज, सहर, सुलेमान अरशद, उमैर राजपूत, उमैर शाहिद, वकारुल हसन, ज़िशान हैदर। ठीक है, ये आज के लेक्चर में मौजूद हैं। चलें जी, आज फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, अपने आसपास बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने नेबर्स का ख्याल रखें, ठीक है, और अपने अखलाक को दुरुस्त करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।